नमस्कार स्टूडेंट आपके इस यूट्यूब चैनल सरस्वती एचडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको भारत और समकालीन विश्व के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे, जिसमें हमारा आज का विषय होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। स्टूडेंट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हम पहले तो आपको एक चित्र के माध्यम से बताएंगे, जो हमारे फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो जी ने बनाया है। देखो नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। फ्रेडरिक सारियो जी ने इसे 1848 ईस्वी में बनाया है। ये जो चित्र बनाया है इस कलाकार ने, फ्रेडरिक सारियो ने, ये फ्रांस के निवासी थे। इस चित्र में इन्होंने बताया है, देखो इस चित्र में इन्होंने ये बनाया है स्वतंत्रता की मूर्ति। पहले इस चित्र का इंट्रोडक्शन हम करवा देते हैं आपको कि क्या क्या इन्होंने बनाया है। इस चित्र में ये बनाया है स्वतंत्रता माता की मूर्ति। जैसे भारत माता की मूर्ति होती है, दुर्गा माता की मूर्ति होती है, वैसे ये स्वतंत्रता माता की मूर्ति है। चित्र में बनाया गया है सारियो के द्वारा। जैसे दुर्गा माता के हाथ में खप्पर, गदा, चक्र, शंख वगैरह वगैरह सब होते हैं, वैसे इनके हाथ में एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में घोषणा पत्र लेखक के द्वारा दिखाया गया है। ये स्वतंत्रता माता की मूर्ति है। ये ऊपर से कुछ दिख रहे हैं, ईसा मसीह हैं, ये सब कुछ फरिश्ते हैं हमको दिख रहे हैं आपको। ये फरिश्ते हैं जो इन लाइन पर पूरी तरीके से नज़र बनाई हुई हैं, निगाह जमाई हुई हैं। ये लाइन किस चीज़ की हम उसको बताएंगे आपको। स्वतंत्रता माता की ये मूर्ति जो है, ये लाइन यूरोप के महाद्वीप की लोगों की है, जो स्वतंत्रता माता की मूर्ति के पास तक आने के लिए उत्सुक हैं। ये आगे स्वतंत्रता माता की मूर्ति के आगे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड देश है। स्वतंत्रता माता के मूर्ति के जस्ट सामने आपको फ्रांस दिख रहा है, उसके पीछे जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड, हंगरी, रूस आदि देश के लोग पूरा पीछे तक लाइन लगाए हुए हैं। ये चित्र एक कल्पनादर्श है। कल्पनादर्श का मतलब है था ये कि ये चित्र असंभव था कि ये स्वतंत्रता की मूर्ति तक पहुँचें, ऐसा असंभव था। फिर भी लेखक ने बनाया है कि हो सकता है, चित्रकार ने बनाया है कि हो सकता है कभी ये यहाँ पर पहुँच ही जाए। अब हम यहाँ पर जो चित्र में लोग मौजूद हैं उसका मतलब बता देते हैं आपको कि ये चित्र किस आधार पर बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। फ्रेडरिक सारियो ने किस टारगेट को लेकर के, किस उद्देश्य को लेकर ये चित्र बनाया है। तो ये जो आपको स्वतंत्रता की मूर्ति के आगे दिख रहे हैं, ये स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के लोग हैं। नोट कर लीजिएगा, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के लोग हैं, जो एक और स्वतंत्रता की मूर्ति के आगे हो जाने का मतलब कि ये स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, मतलब ये एक राष्ट्र बन चुके हैं। मतलब अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के लोग 1848 ईस्वी तक एक राष्ट्र बन चुके थे। फ्रांस जस्ट मूर्ति के सामने है, यानी ये स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला है, यानी ये एक राष्ट्र बनने के कगार पर है। अभी बना नहीं है, फिलहाल जंग जारी है, क्रांति जारी है। 1848 ईस्वी में ये फ्रांस एक राष्ट्र बनने के कगार पर है, यानी बनने वाला है। और इसके पीछे जर्मनी और ऑस्ट्रिया, सिलियाई राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये सब जो हैं, ये सब इनके पीछे हैं। जर्मनी के भी पीछे हैं। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र बनेगा, उसके बाद आगे जाएगा तो जर्मनी के लोग आएंगे, जो कि इस चित्रकार के हिसाब से असंभव है। यानी इसलिए इस चित्र को चित्रकार के द्वारा जो बनाया गया है, इस चित्र को ये कल्पनादर्श कहा गया है कि ये कल्पना करके बनाया गया है। यानी ये कोई विशेष, मतलब इसमें ये कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये स्वतंत्रता प्राप्त ही कर लेंगे। फिर भी हो सकता है लाइन टू लाइन आगे जंग छिड़ते रहे। ये क्रांति, फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बाद हो सकता है जर्मनी की क्रांति हो या कुछ भी हो, इटली की क्रांति हो, सब हो सकता है, स्वतंत्रता प्राप्ति ही हो जाए। कल्पनादर्श बनाया गया था क्योंकि उस समय ये संभावनाएं नहीं थी 1848 ईस्वी में। तो स्टूडेंट, हम आपको अब आगे ले चलते हैं। ये तो चित्र के माध्यम से हमने बता दिया आपको कि कौन सा किस, ये 1848 में अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड संयुक्त राष्ट्र बन चुके थे और फ्रांस बनने के कगार पर था। जर्मनी जस्ट इसके बाद था, जो अभी जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है।
हम आपको आगे बताएंगे। ये चित्र के माध्यम से तो हमने बता दिया आपको जो बताना था हमको। अब हम आपको बताएंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, इसको हम बताएंगे। तो पहले बारे में हम जानकारी करेंगे आपको। देखो, फ्रांस की क्रांति और राष्ट्र के विचार। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ वो फ्रांस से ही हुआ। पहले इसमें क्रांति हुई और कुछ राष्ट्र के विचार हुए। अब वो फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, फ्रांस की क्रांति का मतलब क्या है, या उसके राष्ट्र के विचार, फ्रांस के जो फ्रांस राष्ट्र हमारा है, फ्रांस राष्ट्र है विश्व का, यूरोप महाद्वीप का, वो उसके विचार क्या आगे चलकर बने, हम पढ़कर बताएंगे यहाँ पर आपको। वीडियो हमारा स्किप कर करके, थोड़ा रोक के इसको जो है अपना नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, पॉइंट वाइज हमने लिखा है यहाँ पर। बताएंगे 1789 ईस्वी तक फ्रांस पर एक निरंकुश शासक का अधिकार था। निरंकुश शासक का मतलब इन पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था। ये मनमानी अपनी इच्छा के अनुसार जो काम कहते वही करते, चाहे वो काम अच्छा हो या बुरा हो, इनको कोई मना नहीं कर सकता था, ना कोई इन पर अंकुश लगा सकता था, ना कोई इनको बोल सकता था। मतलब इन पर कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था जिससे ये अपनी मनमानी करने से रुक सकें। तो पहली चीज़ तो ये 1789 ईस्वी तक फ्रांस ऐसे ही था, इस पर निरंकुश शासक का अधिकार था। यानी यहाँ की जनता अपने मन से अगर सोचती कि लाओ हम अपने मन से कोई भी काम कर लें, अच्छा या बुरा, लेकिन वो बिना शासन के आदेश के कोई भी काम नहीं कर सकती थी। लेकिन आगे चलकर जब 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के साथ, यानी फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हो गई थी, और इसी फ्रांस की क्रांति के साथ जो है राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति हुई। मतलब राष्ट्रवाद की शुरुआत यहीं से हो गई, 1789 ईस्वी से। और इस क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में संवैधानिक व राजनैतिक परिवर्तन भी हुए। यानी संविधान में और उसके राजनीति में कुछ परिवर्तन हुए, और उस परिवर्तन के फलस्वरूप ये मिला कि जो प्रभुसत्ता थी, यहाँ पर हमने बताया निरंकुश शासक के बिना कुछ नहीं हो सकता था, बिना उसके आदेश के, लेकिन यहाँ पर जो प्रभुसत्ता थी निरंकुश शासक के अधिकार में, वो निकल करके नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। मतलब नागरिकों के समूह में आ गई। नागरिक अपना निर्णय खुद लेने के अधिकारी हो गए। वो अपना अधिकार समझने लगे कि हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। यह क्रांति जो हुई, यह क्रांति सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश शासन के विरुद्ध मध्यम वर्ग का विद्रोह था। मध्यम वर्ग का मतलब कि जो हमारे बुर्जुआ वर्ग होते थे, मध्यम वर्ग हमारे बुर्जुआ वर्ग होते थे, जो सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार और भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश शासन के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। और इस विद्रोह से राष्ट्रीय जागरण का इतिहास प्रारंभ होता है। इसी विद्रोह के साथ जो है राष्ट्रीय जागरण का इतिहास प्रारंभ होता है। मतलब लोग को अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना जागृत हुई, और अपने राष्ट्र के प्रति इनके उत्तरदायित्व इनके समझ में आने लगे कि इनका क्या उत्तरदायित्व है। वहीं से, यानी इसी क्रांति से इसका इतिहास का प्रारंभ होता है। हम बात करते हैं, इस क्रांति ने मानव समाज को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। मतलब इस क्रांति के फलस्वरूप हुआ, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। मतलब लोग स्वतंत्रता के लिए जिज्ञासु होने लगे। समानता का अधिकार का मतलब जो उनमें भिन्नताएं थी, जातिवाद रहा होगा, या शारीरिक भिन्नताएं रही होंगी, या उनके कर्मों की भिन्नताएं रही होंगी कि ये मजदूर हैं, ये सेठ हैं, ये सामंत हैं, है ना। ये समानता का, तो इनमें समानता का भाव आ गया, ये भिन्नताएं दूर हो गई। बंधुत्व का संदेश का मतलब भाईचारे का संदेश इसी क्रांति के फलस्वरूप मिलता है। स्टूडेंट, शायद समझ में इतना आया होगा आपको कि ये जो फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवाद का विचार था, इसके बारे में आपको हमने इस पे पॉइंट वाइज लिखकर बताया है। हम आपको बताएंगे फ्रांस की क्रांति के कारण। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के हमें दो कारण मिलते हैं, एक तो राजनीतिक कारण और दूसरा सामाजिक कारण।
राजनीतिक कारण में निरंकुश राजतंत्र, अयोग्य राजा, मेरी अंत्वायनेत, राजकीय अर्थव्यवस्था, अकर्मण्य शासन तंत्र, प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्ट नौकरशाही तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। ये हमारे फ्रांस के राजनीतिक कारण थे, फ्रांस की क्रांति के। और सामाजिक कारण थे विभिन्न वर्ग, पादरी वर्ग, सामंत वर्ग, कई तरह के सामंत, सुविधा विहीन वर्ग मतलब किसान, मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआ, दस्तकार एवं मजदूर। फ्रांस के क्रांति के महत्वपूर्ण कारण ये भी थे। तो दोस्तों हम आपको इसको विस्तार से पूरा बताएंगे। निरंकुश राजतंत्र क्या था या क्या होता था, कैसे निरंकुश राजतंत्र से जनता को क्या समस्या हुई, लोगों को क्या समस्या हुई तो उन्होंने क्रांति प्रारंभ कर दी। अयोग्य राजा क्या होता था, इससे क्या समस्या हुई तो उन्होंने क्रांति प्रारंभ कर दी। मेरी एंतोइनेट जो थी वो निरंकुश शासक की पत्नी थी। अब किसकी पत्नी थी, कौन थी, इसको हम यानी पूरा विस्तार से हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। स्टूडेंट इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। देखने के बाद बीच में कहीं भी किसी भी तरह का पूरा इसको स्किप कहीं भी ना कीजिए। अगर नोट करने वाला कोई पॉइंट आपको नज़र आता है तो उसको तुरंत मेरा वीडियो रोक करके उसको नोट कीजिए। ये वीडियो आपके लिए भी है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये वीडियो हमारे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये 30 दिन का वीडियो हम आपको 30 दिन तक लगातार ये वीडियो देते रहेंगे। 30 दिन का वीडियो ये आपको कम से कम 6% रिजल्ट आपको सिविल सर्विस में देगा। तो ध्यान रखिए, अगर अभी तक चैनल पे नए हैं हमारे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सकें और हमारे चैनल का पूरा लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं स्टूडेंट। नमस्कार।